अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली जो कि अभी नीट की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं या फिर वो जो ये सोच रहे हैं कि आगे चल के उन्हें नीट की तैयारी करनी है। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर ऑल ऑफ देम। अगर आप भी इन सभी में से किसी भी एक क्राइटेरिया में आते हैं तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस और जितना भी मुझे लगता है कि मुझे जो भी एडवाइस देनी चाहिए फॉर ऑल द बिगनर्स, इस वीडियो में मैं वो सारी बातें बताने वाली हूँ। And I think this video is the perfect video. So my name is Sana Naman, a student from MBBS first professional year in Jalam Sage, Bhagalpur, Bihar. So let's begin. तो स्टार्टिंग से सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि नीट की तैयारी करना बहुत इजी है और नीट क्रैक करना बहुत इजी है, कि मैं तुरंत से बुक पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और मेरा नीट निकल जाएगा और सारा का सारा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मैं नीट क्रैक कर लूँगा। तो ये इतना इजी नहीं है जितना लगता है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि पढ़ना बहुत है और समझ समझ के पढ़ना है, और चाहे जो भी परेशानी आए, जिस भी तरह की परेशानी आए, गिव अप नहीं करना है, चाहे कितना भी टाइम लगे। अगर तुम्हें MBBS करना है, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक इनिशियल बेबी स्टेप है। इसमें अगर तुम मेहनत करना सीख जाओगे तो आगे चल के तुम्हें बहुत ही आसानी होगी। लाइक MBBS में तुम्हें बहुत पढ़ना है, इससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ना होगा। तो अभी से तुम अपना बेस बना लो कि तुम्हें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मेहनत तो करना होगा, डेफिनेटली मेहनत करना होगा। अगर तुम अभी 11th में हो या 12th में हो या अभी तुमने अभी तुम 10th में हो, तुम प्लानिंग कर रहे हो कि तुम्हें नीट देना है, तो तुम्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तुम्हें किस तरह से इनिशिएट करना है, वो सब कुछ मैं तुम्हें अभी बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो पेरेंट्स अपने तरफ से अपना पूरा 100% लगा देते हैं, वो अपनी सारी की सारी एफिशिएंसी लगा देते हैं। अपने तरफ से तुम्हारे अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े कोचिंग में एडमिशन भी करवा देंगे, जितना उनसे हो सकेगा वो कर देंगे तुम्हारे लिए। अब उसके बाद बाकी बच्चा तुम्हारा काम। अब हर चीज़ तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हें वो पेस पकड़ना है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कर दिया, जिनके पेरेंट्स नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, यू हैव टू डू बाय योर ओन इवेंचुअली एंड लास्टली। ये आपको खुद ही करना है। अगर आप किसी भी कोचिंग में हो, कहीं भी इनरोल्ड हो, कहीं नहीं इनरोल्ड हो, कहीं ऑनलाइन कोचिंग में हो, कहीं ऑफलाइन में हो, इट सीरियसली डजेंट मैटर। कंटेंट आपके पास ऑनलाइन भी है, कंटेंट आपके पास ऑफलाइन भी है। आप जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, बस अपना क्लियर रखो कि आपको बेसिक क्लियर रखना है। अब आपको पढ़ना कैसे है, तो देखो, सबसे पहले बुक का सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी है बुक का सिलेक्शन करना। आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप रिलेवेंट पढ़ भी रहे हो या फिर आप सिर्फ इररिलेवेंट पढ़ रहे हो। आप सिर्फ कोचिंग के मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, और कोचिंग के मॉड्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें इररिलेवेंट होती हैं, वो नीट के लिए नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें कोचिंग के मॉड्यूल्स में इररिलेवेंट होती हैं, इस बात को याद रखो। कोचिंग के मॉड्यूल्स की हर एक चीज़ आपको नहीं याद करनी है, उतना ही याद करना है जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, कोई बुक रहे या नहीं रहे। हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी रखो अपने पास, एंड एनसीईआरटी से पढ़ना है आप लोगों को। किस तरह से आपको अपना इनिशिएटिव लेना है वो सब मैं बताने वाली हूँ। अगर आप 11th में हैं तो शुरू में क्या होता है कि बहुत एक्साइटमेंट होती है, और शुरू में स्टार्टिंग के टाइम बहुत ही पेस के साथ पढ़ते हैं हम लोग। सबके साथ यही होता है, शुरू में बहुत ही पेस के साथ पढ़ते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो जाती हैं। और अगर स्पेशली अगर आप स्कूलिंग हो, अगर आप स्कूल करते हो साथ साथ, तो आप स्कूल की भी चीज़ें बैलेंस करना, कोचिंग की भी बैलेंस करना, तो ये थोड़ा क्योस हो जाता है और चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप स्कूलिंग भी करना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आप स्कूलिंग भी करो और आप इसके लिए भी प्रिपेयर करो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बैलेंस करने में, और हर किसी से वो बैलेंस नहीं हो पाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस कर सकते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बैलेंस कर सकते हो तो आप नॉन अटेंडिंग करो। तो नॉन अटेंडिंग आप करोगे तो आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये स्कूल की पढ़ाई, हालांकि दोनों सेम ही होती है, पढ़ाई एक्चुअली सेम होती है, बट वही कि थोड़ा उसमें सब्जेक्टिव ज़्यादा होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड
अगर बहुत सारे लोग हैं जो कि मेंटेन कर लेते हैं, बहुत बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो इट्स ऑल ऑन योर्स दैट हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट। तो देखो यहाँ पर मैं कोई कोचिंग तो सजेस्ट नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स मैं नहीं करूँगी, क्योंकि कोचिंग में जो है फैकल्टी चेंज होती रहती है, और मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये कोचिंग अच्छा है, ये कोचिंग अच्छा है, या ये कोचिंग अच्छा है। किसी पार्टिकुलर कोचिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फैकल्टी हर जगह की हर बार चेंज होती रहती है। अब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वहाँ पे कौन सी फैकल्टी है, बिल्कुल सेट कर लेना है कि स्टार्टिंग में तुम्हें देख लेना है कि कौन सा कोचिंग है, तुम्हें हर जगह बात कर लेनी है अच्छे से। तो अगर तुम स्टार्ट ही कर रहे हो सेल्फ स्टडी से, तो तुम्हें ना सर का पता है ना पैर का पता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कि तुम्हें कितना नॉलेज लेनी है, कहाँ से कितनी नॉलेज लेनी है, कि क्या कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है, तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम बस शुरू किए जा रहे हो सेल्फ स्टडी किए जा रहे हो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम 11th में भी और तुम ये सोच रहे हो कि भाई बहुत टाइम है, अरे पूरा 11th है, पूरा 12th है, तो नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 11th में तुम्हें पूरी 11th की चीज़ें पढ़नी है, 12th में तुम्हें 11th और 12th दोनों पढ़ना है, तो टाइम की यूटिलाइजेशन करनी है। तो अगर कहीं कोई क्लासेस कर रहे हो, कहीं कोई कोचिंग कर रहे हो और वहाँ मॉड्यूल्स मिल रहा है, तो सिर्फ मॉड्यूल्स बनानी है और हो गया, तो नहीं, सिर्फ मॉड्यूल्स बनाने से नहीं होगा। बुक का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तुम्हारे पास तुम्हारी एक सही बुक होनी बहुत ज़रूरी है, और वो बुक कौन कौन सी होगी, ऑफकोर्स डेफिनेटली वो बुक तुम्हारी NCERT होगी। कोई बुक रहे या नहीं रहे, तुम्हारे पास NCERT होनी चाहिए हर हाल में। तुम्हें अब पढ़ना किस तरह से, तो कोई भी तुम्हारी चैप्टर्स तुम्हारी कोचिंग से पढ़ाया जा रहा है, वो मॉड्यूल से पढ़ाया जा रहा है, जैसे ही पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें यहाँ करके उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, NCERT से पढ़ना है, फिर NCERT में अगर कुछ भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए उस क्वेश्चन को करना है, उसके बाद तुम्हें बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो फिंगर टिप्स MTG की या कोई भी बुक हो जो तुमने ले रखी है, नहीं ले रखी है तो ले लो। तो इन सब बुक से तुम्हें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है फिर। तो और किस तरह से करना है, लाइक जैसे तुमने शुरू किया कोई चैप्टर, जैसे मान लो फिजिक्स के तुमने किसी चैप्टर को स्टार्ट किया, तुम उस चैप्टर को पढ़े, तुमने NCERT से उसके क्वेश्चन किए हैं, फिर तुम क्वेश्चन बैंक पे गए, अपने मॉड्यूल्स से भी क्वेश्चन किए, और तुम जिस भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहाँ से पूरे के पूरे पहले उस चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, देन तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। इस चैप्टर को इनकम्प्लीट है भी, इसका सारे क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुए और तुम नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हर एक चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अभी तुम 11th में ही हो और तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो अभी आराम से चलो, और सिर्फ आराम से चलने का मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ मस्ती करो, तुम्हारे पास टाइम है पढ़ने के लिए, तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो कि तुम सारी क्वेश्चंस भी बना लो। तुम्हारे पास इतना टाइम हो कि तुम हर चैप्टर कि तुम मॉड्यूल्स भी सॉल्व कर सको, तुम NCERT के क्वेश्चन भी देख लो, तुम अपने एक्स्ट्रा बुक से भी क्वेश्चन कर सको। तो इतना टाइम तो तुम्हें निकालना होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं दे देना है, बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होना चाहिए कि तुम 12-12 घंटे पढ़ रहे हो। तो इतना अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, आराम से पढ़ना है। अभी तुम्हारा बेसिक्स ही है बस। हाँ, मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये सब रहेगा तो डेफिनेटली तुम कर लोगे। बट अगर ये सब नहीं रहेगा तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। एंड अब तो NCERT से ये हो गया कि तुम अगर NCERT पढ़ रहे हो तो तुम्हारा बोर्ड्स के लिए भी फ़ायदा होगा ही होगा, और तुम्हारा नीट के लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि नीट से भी मेजरली सारे क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं। तो तुम्हारा NCERT पढ़ने पे दो फ़ायदा हो गया, एक तो तुम्हारा बोर्ड्स के लिए भी फ़ायदा हो रहा है और तुम्हारा नीट के लिए भी फ़ायदा हो। तो अभी 11th में तुम तीनों सब्जेक्ट के NCERT खरीद लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके NCERT खरीद लो और उससे पढ़ो, और कोचिंग में जो भी मॉड्यूल्स मिलता है मॉड्यूल से ही पढ़ो, लेकिन NCERT पढ़ो, NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर जाके मॉड्यूल्स करो। और बायो में तो मॉड्यूल्स में इतना कुछ होता है, इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, एंड सारे बच्चों का फोकस सिर्फ और सिर्फ उनके मॉड्यूल्स पे होता है। तो सारा का सारा फोकस तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे मॉड्यूल्स पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस हमेशा NCERT पे होना चाहिए। कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, अपनी NCERT पढ़ो। NCERT इज़ द बेस, NCERT इज़ द होली बुक फॉर द नीट। तो मॉड्यूल्स को भी पढ़ो, लेकिन उतना नहीं जितना NCERT को पढ़ो। बच्चे यही गलती करते हैं कि वो मॉड्यूल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और NCERT पे कम ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके मॉड्यूल्स में सारी की सारी NCERT की भी चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं, तो सब कुछ है, तो उन्हें मॉड्यूल्स ही पढ़ना चाहिए। बट नहीं, उन्हें NCERT पे ही स्टिक करना चाहिए। मॉड्यूल से आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लो, उसको अलग से मार्क कर लो, तो मॉड्यूल से समझना थोड़ा ईजी हो जाता है और NCERT से समझना उतना ईजी नहीं होता है। बट आप अपने बेसिक्स क्लियर रखोगे तो आपको उतना ज़्यादा बार बार मॉड्यूल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो NCERT पढ़ना है आपको बेसिकली, और क्वेश्चंस भी वहीं से करने हैं, उसके बाद फिर आपको मॉड्यूल्स के करने हैं, अपने एक्सरसाइज के करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से करना है, और तीनों सब्जेक्ट को आपको इक्वली टाइम देना है। ऐसे नहीं कि आज सिर्फ बायो पढ़ लिए, कल पढ़ेंगे फिजिक्स, कल पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ऐसा आपको नहीं करना है। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, सब पढ़ना है अभी आपको।
तो बायो के लिए की यही है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि मॉड्यूल्स में इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं और एग्ज़ाम का टाइम जब आता है तो मॉड्यूल्स में इतना पढ़ते पढ़ते हर चीज़ आदमी कवर नहीं कर पाते और फिर बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, फिर बायो में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो बायो के लिए तुम्हारा जो की है वो एनसीईआरटी है। तो बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और जो मॉड्यूल है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए छोड़ दो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी इनिशियली आपको, अब तुम जहाँ पे भी हो, चाहे तुम किसी कोचिंग में हो या कहीं ऑनलाइन भी हो, जहाँ पे भी हो, तो वहाँ टेस्ट होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है कि उन्हें टेस्ट किस तरह से देना है, मतलब किस तरह से अप्रोच लेनी है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करनी है, किस तरह से उन्हें बबलिंग करना है, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप की नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको कैसा अटेम्प्ट लेना होता है। तो वो सब किससे पता चलता है, तो वो सब सबसे तुम्हारा प्रैक्टिस होता है OMR फिलिंग का, कि तुम्हें कौन से सेक्शन पहले करना है, कौन से सब्जेक्ट पहले करने हैं, किस तरह से तुम्हें अप्रोच लेना है एग्ज़ाम में। तो ये सब तुम्हारे टेस्ट देने से ही तुम्हें पता चलेंगे और टेस्ट देने से ही तुम्हारा होगा। कितना टाइम लिमिट है, तो ये सब कुछ आपको टेस्ट से ही पता चलता है। तो टेस्ट तो देना ही देना है। और अगर मतलब आपका अगर कोई सिलेबस, कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी क्या है, तो भी टेस्ट देना है, तो भी टेस्ट जाके दे दो। क्या हो गया, क्या घाटा होगा आपका नीट का एग्ज़ाम है, नहीं है ना? तो आपका नीट का एग्ज़ाम नहीं है, आपको बस जा करके अपना टेस्ट देना है एंड एटलीस्ट उससे आप बहुत इम्प्रूव करोगे। आपको पता नहीं चलेगा कि टेस्ट क्या है, क्यों दूँ मैं टेस्ट, छोड़ो हटाओ, एक वीक का टेस्ट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, आपको टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, आपके मिस्टेक्स, आप कहाँ पे भूलते हो, आप कहाँ पे सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आप क्या भूल जा रहे हो, एंड आपको किस तरह से अप्रोच लेनी है, आपको किस तरह से बबलिंग करनी है। इसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं बबल करने में, उन्हें बबल करना नहीं आता, उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। तो टेस्ट से आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना सीखते हो। तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ख़राब भी मार्क्स आएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका नीट का एग्ज़ाम थोड़ी है ये, दिस इज़ नॉट योर फाइनल एग्ज़ाम, दिस इज़ जस्ट योर टेस्ट ओनली फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। अब बहुत सारे बच्चों को जैसे सवाल होता है कि बुक कौन कौन सी ले, तो जैसे मैंने बताया कि फिंगर टिप्स वगैरह सब तुम ले सकते हो MTG की। तो बुक लेने के बाद बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि बुक तो ले लिए लेकिन अब पढ़े कैसे। तो क्या करते हैं कि बस बुक लेके रख देते हैं या शुरू कर देते हैं, किसी चैप्टर को लेते हैं, एक बार में 1 2 3 4 चैप्टर हो गया ख़त्म। अब वो बुक खुलेगी 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद बुक खुलती है। तो ये भी बच्चे करते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आप बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सिर्फ बुक पढ़े जा रहे हैं, बायो में 4 चैप्टर पढ़ लिए, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ लिए, फिजिक्स में 4 चैप्टर पढ़ लिए, फिर बैठे हैं क्वेश्चन लगाने। तो नहीं, आपको ये भी नहीं करना है। आप एक चैप्टर उठाएं, आपने उस चैप्टर को कंप्लीट किया, एनसीईआरटी से पढ़ा, मॉड्यूल से पढ़ा, उसके एक्सरसाइज लगाए, उसके मॉड्यूल्स लगाए, एंड फिर आप उसके क्वेश्चंस कर रहे हो वहाँ से। तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करोगे एंड देन आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री के लिए भी करना है, इसी तरह से आपको फिजिक्स के लिए भी करना है। तो आपको हर चैप्टर को टाइम, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठे और 2 दिन 3 दिन लगातार फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लिए, बायो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो आपको ये नहीं करना है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू अवॉइड इफ़ यू आर अ बिगिनर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर बिगिनर्स गलती करता है अपने स्टार्टिंग के डेज़ में, एंड आपको ये सब नहीं करना है अगर आपको नीट क्लियर करना है। तो 11th में तुम्हें बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे से सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझते हुए करना है, क्योंकि 11th में तुम अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए ना तो तुम्हारा सारा बेसिक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम जो भी पढ़ते हो 11th में वो तुम्हारा बेसिक्स है और उसी का एप्लीकेशन जाकर के तुम्हारे 12th में होता है, सब कुछ उसी का एप्लीकेशन होता है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में भी वही होता है, बायो की बात करूँ बायो में भी वही होता है, फिजिक्स की बात करूँ फिजिक्स में भी वही होता है। तो 11th तुम्हारा बेसिक है और 12th जो है वहाँ पे तुम्हारा सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं 11th के। तो बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि 11th में बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं एंड वो 12th में जाके फिर थोड़े फोकस हो जाते हैं। तो फिर 12th में फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो 12th में जाके फोकस होने से तुम्हारा 12th तो हो सकता है बोर्ड्स तुम्हारा अच्छा चला जाए, लेकिन नीट में तुम्हारा ख़राब हो जाएगा, नीट में तुम्हारा अच्छा नहीं हो पाएगा फिर अगर तुमने 11th अपनी छोड़ दी बिल्कुल। तो उससे ज़्यादा तुम्हारा 11th इम्पॉर्टेंट है और डबल टाइम्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ अगर 12th अच्छा है तो दोनों ही तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। तो जो भी 10th कंप्लीट करके 11th में जाने वाले हो
तो 11th को बिल्कुल ऐसा पढ़ो कि बिल्कुल तुम्हें हर चीज़ याद हो जाए, कि जब तुम 12th में जाओ और तुम उस चैप्टर को पढ़ो तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम हर चीज़ शुरू से पढ़ रहे हो, तुम्हें ऐसा लगे कि बस तुम हर चीज़ को रिवाइज कर रहे हो। तो ऐसा होना चाहिए तुम्हारा। और स्टार्टिंग में कभी भी बहुत ही टफ़ क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, बहुत ही टफ़ बुक्स नहीं पढ़नी है, या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ने। तो कुछ घंटे पढ़ो, ये नहीं कि 12 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो फिर तुम सैचुरेट हो जाओगे और फिर नहीं हो पाएगी तुम्हारी पढ़ाई। तो इतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। बहुत पढ़ना है ये टेंशन नहीं लो, पढ़ना बहुत है लेकिन टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ही फ्री माइंड के साथ पढ़ना है और शुरू से ही फोकस्ड रहना है और गाइडेंस में रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। किसी गाइडर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाइडेंस लेती रहनी है एंड बहुत ही फोकस के साथ पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ने हैं, बहुत ही सिलेक्टेड बुक्स पढ़ने हैं। तो नेगेटिव थॉट्स मत लो कि अगर तुम्हारा नहीं होगा तो तुम्हारा क्या होगा। देखो मुश्किल सबकी होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, मुश्किल सबकी लाइफ में आती है, लेकिन उसे कोप अप करना। और एमबीबीएस में आने के बाद तो और भी ज़्यादा पढ़ना है। देखो मैं एमबीबीएस में हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इससे ज़्यादा पढ़ना है, पढ़ना ही होगा तुम्हें ऑफकोर्स। तो इन सब चीज़ों को हैंडल, तो अभी बिल्कुल भी तुम्हें थकना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है और इस चीज़ का तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा? नहीं, मेडिकल कॉलेज में भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। जो परेशानी तुम्हें पहले आ रही थी वो परेशानी तुम्हें बाद में भी आएगी। तो तुम्हें इन सब चीज़ों से कोप अप करना सीखना पड़ेगा और तुम्हें पढ़ना तो उससे ज़्यादा ही पड़ेगा। जितना तुम अभी 11th-12th के लिए पढ़ रहे हो ना, उससे ज़्यादा तुम्हें मेडिकल कॉलेज में आने के बाद पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तुम्हें बहुत ही फोकस होना होगा, बहुत ही डेडिकेटेड होना होगा और पढ़ना ही है। तुम्हें क्या लग रहा है आके तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है? तुम्हें बहुत पढ़ना है। तुम्हें मेडिकल कॉलेज में आने के बाद पढ़ना है, तुम्हें एमबीबीएस में पढ़ना है, तुम्हें एमबीबीएस के बाद पढ़ना है, तुम्हें पीजी के लिए भी पढ़नी है। तो इतना पढ़ना है तुम्हें, तो तैयार हो जाओ एंड गिव अप नहीं करना है। बहुत बच्चे लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं एंड तुम भी उनमें से एक हो। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम बिल्कुल पहुंचोगे जहाँ पे तुम पहुंचना चाहते हो। जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, तुम अपने उस ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाओगे। तो ये तुम्हारा बेबी स्टेप होने वाला है, लिटिल स्टेप होने वाला है जो तुम लेने वाले हो अभी। एंड आई एम थिंकिंग कि तुम्हारा ये स्टेप आगे चल के तुम्हें कामयाब करेगा और जहाँ पे तुम पहुँचना चाहते हो वहाँ तुम पहुँच के रहोगे। आई थिंक इतना आज के लिए बहुत है। आई थिंक तुम सब समझ गए होगे कि तुम्हें क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से बूस्टअप करना है। जो 11th में उनके लिए भी, जो 12th में है उनके लिए भी, जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है उनके लिए भी था ये। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।